हाय, आई एम अब्बास एंड यू आर वाचिंग स्किल यूनी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। इस लेक्चर के साथ हम अपने इस नए चैप्टर नंबर 4 कंस्ट्रक्टर्स की शुरुआत करने वाले हैं। जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको समझना बहुत आसान भी है और वहीं ऑन दी अदर हैंड जिसको समझना बहुत मुश्किल भी है। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कंस्ट्रक्टर इस तरीके से समझाऊं कि आसानी से आप इस कंस्ट्रक्टर के टॉपिक को समझ जाओ बिना किसी कंफ्यूजन के। अब कंस्ट्रक्टर्स का फंडा समझने के लिए और कंस्ट्रक्टर्स के डेफिनेशन और उनको बनाने का तरीका, कोड वगैरह, ये सारी चीज़ें समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत क्या थी आखिरकार जावा के अंदर। भैया हमारे पास क्लास बनाने की फंक्शनैलिटी थी जावा में, हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते थे, हम फंक्शंस का, मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं जावा के अंदर, हम नॉर्मली किसी भी लूप का यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनल्स का यूज़ कर सकते हैं, डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ या यूँ कहा जाए बहुत सारे फीचर्स जावा के अंदर मौजूद थे जिससे हम ऑलमोस्ट हर काम कर पा रहे थे। ठीक है, हमें अभी तक कोई भी प्रोग्राम लिखना होता था तो हम आराम से लिख पा रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन फिर भी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि कंस्ट्रक्टर्स को जावा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया। अब आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ यही समझने वाले हैं कि वाई कंस्ट्रक्टर्स, जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर्स क्यों। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर और समझने की कोशिश करते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स जावा में क्यों लाए गए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंस्ट्रक्टर्स के नीड को या फिर कंस्ट्रक्टर्स आखिरकार जावा में क्यों लाए गए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ब्लूजे के ऊपर कोड करेंगे और कोड को समझते हुए हम समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत जावा में क्यों थी। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आज के लिए एक क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस क्लास के लिए हम एक क्लास बना लेते हैं फिलहाल लेट्स से रेक्टेंगल नाम की, या फिर नहीं, चीज़ों को थोड़ा सा मज़ेदार करते हैं और हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा ह्यूमन। ठीक है, सो हम ह्यूमन नाम की एक क्लास यहाँ पर बना रहे हैं। अब इस क्लास के कोड को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ के ऑलमोस्ट सारे कोड को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली एक क्लास को डिक्लेयर करता हूँ, पब्लिक क्लास ह्यूमन एंड देन पैरेंट ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। इतना हमने किया। अब इसके साथ क्या होगा, इसके साथ हमारी एक ह्यूमन क्लास बन करके तैयार हो चुकी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब हमारी ह्यूमन क्लास बन करके तैयार हो चुकी है तो हम यहाँ पर इस ह्यूमन को यानी इस ह्यूमन क्लास को कुछ एट्रीब्यूट्स देंगे, यानी कुछ फीचर्स हम अपने इस ह्यूमन को देंगे जिनको हम आमतौर पर इंस्टेंस वेरिएबल की मदद से यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ह्यूमन के लिए उसका नाम हो सकता है, सो स्ट्रिंग टाइप का डेटा जिसका नाम है नेम। एक और हमें इंटीजर टाइप के डेटा की ज़रूरत पड़ेगी विच इज़ गोइंग टू बी एज। ठीक, इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ और ह्यूमन क्लास में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, एक ह्यूमन का नाम हो सकता है, एक ह्यूमन का एज हो सकता है, इसके साथ साथ एक ह्यूमन की हाइट भी हो सकती है। सो डबल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी हाइट फ्लोट से काम चल जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी की हाइट नहीं होगी। ओके, सो फ्लोट हाइट नाम का हम एक वेरिएबल बना सकते हैं अपने ह्यूमन के लिए। इसके साथ अगर हम और आगे बढ़ें तो हम एक डबल टाइप का वेट, या फिर हमें इसमें भी डबल की ज़रूरत नहीं है, वेट कितना ही ज़्यादा होगा, सो फ्लोट वेट। यहाँ पर हमने अपनी ह्यूमन क्लास को, या फिर यूँ कहा जाए कि जब भी इस ह्यूमन क्लास का इस्तेमाल करते हुए कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा उस ऑब्जेक्ट में ये 4 एट्रीब्यूट्स पाए जाएंगे। हर ह्यूमन के पास, जो कि हमारे यहाँ इस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, उसके पास अपना एक नाम होगा, उसके पास अपना एक एज होगा, उसके पास अपनी एक हाइट होगी, उसके पास अपना एक वेट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये सारी कहानी बहुत नॉर्मल सी है, आप पढ़ चुके हैं उन सब चीज़ों के बारे में। सो यहाँ पर हमने क्या किया अभी तक, हमने एक बेसिक सी क्लास बनाई ह्यूमन नाम की। उस ह्यूमन को हमने 4 एट्रीब्यूट्स दिए, उसका नाम, उसकी एज, उसका हाइट और उसका वेट, एंड उसके लिए हमने प्रॉपर डेटा टाइप्स को यहाँ पर रखा।
इतनी बात समझ में आ जाती है, बढ़िया। अब यहाँ से हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमें समझना है वाई कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्या पड़ी आखिरकार। तो अब हमारी क्लास तो बन करके रेडी है, क्लास का हमारा ब्लूप्रिंट जो है वो भी बन करके रेडी है। हमारी क्लास के पास 4 मेन एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं, नेम, एज, हाइट और वेट। अब हम करते क्या है, हम इस ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर समझना है तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम कंस्ट्रक्टर को नहीं समझ सकते। तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैं यहाँ पर स्टैटिक मेन मेथड बना लेता हूँ। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। सो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन मेथड से होता है, तो हमने वो मेन मेथड लिख लिया। अब इस मेन मेथड के अंदर हम अपने इस ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स को बनाना शुरू करेंगे। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं कि आप 2 ह्यूमन के ऑब्जेक्ट्स बनाओ। कितने ह्यूमन के ऑब्जेक्ट्स बनाओ? 2 ह्यूमन के ऑब्जेक्ट्स बनाओ। मैंने कहा ओके। अब आप कहोगे ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स क्या होता है? तो आप कहोगे सबसे पहले क्लास का नाम ह्यूमन, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट का नाम सोचना होता है। लेट्स से हम कह रहे हैं H1 हमारा पहला ह्यूमन है, इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं सो दैट ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाए। एंड उसके बाद हम दोबारा से क्लास का नाम लिखते हैं विच इज गोइंग टू बी ह्यूमन। एंड उसके बाद हम यहां पर पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करते हैं, ठीक है। अब कहानी यहीं पे हमको समझनी है कि ये ह्यूमन है, एक्चुअल में यहाँ पर ह्यूमन क्लास है या फिर कंस्ट्रक्टर है। वैसे तो ये कंस्ट्रक्टर है, लेकिन फिलहाल अभी हम अपने लेक्चर के जो एंड में हमें मज़ा आने वाला है हम उसे ख़राब नहीं करते हैं यहाँ पर। और फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये क्लास का ही नाम लिखा हुआ है। सो ह्यूमन क्लास का नाम, देन H1 हमारे ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू, उसके बाद फिर से क्लास का नाम एंड देन पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, उसके बाद सेमी कोलन। अब आप कहोगे कि इस तरह से हमने अपना एक ऑब्जेक्ट H1 बना लिया ह्यूमन क्लास का। हमने कहा कि हमने तुमसे 2 ऑब्जेक्ट बनाने को कहे थे, तो आप कहोगे ओके हम दूसरा भी बना देते हैं। ह्यूमन H2 इज इक्वल टू न्यू ह्यूमन, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज और फिर से सेमीकोलन। अब आप कहोगे कि हमने दूसरा ह्यूमन ऑब्जेक्ट भी बना दिया। तो पहली लाइन में हमारा पहला ह्यूमन ऑब्जेक्ट H1 बना, दूसरी लाइन में हमारा दूसरा ह्यूमन ऑब्जेक्ट H2 बना। इतनी बात समझ में आ गई? हमने कहा ठीक है। अब तक आपने जितना कोड लिखा उससे ये समझ में आ जाती बात कि आपको क्लास के बारे में पता है, एट्रीब्यूट्स के बारे में पता है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है उसका सिंटैक्स आपको मालूम है। मान लिया, क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हो। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि कोई भी ह्यूमन जो तुमने बनाया है, यहां पर कोई भी ह्यूमन जो तुमने बनाया है, चाहे वो H1 हो या फिर H2 हो, आमतौर पे ये दोनों हैं क्या? ऑब्जेक्ट्स। H1 एक ऑब्जेक्ट है और H2 एक ऑब्जेक्ट है। मानते हो कि नहीं मानते हो बात? आप कहोगे हाँ मानते हैं कि H1 एक ऑब्जेक्ट है और H2 एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं कहूंगा जरा याद करो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या थी। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट हैज एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर एंड इज डिस्टिंग्विशेबल बाय अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या मतलब है? यहां पर हमने ये पढ़ रखा है कि ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड की एंटिटी होती है जिसको एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से अलग देखा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, यानी जिसे हम मेथड्स के थ्रू लिखते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हो कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं उन ऑब्जेक्ट के में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटर होता है, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हमेशा और हमेशा डिफरेंट अक्सर देखने को मिलेगी, यानी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे हाँ सही कह रहे हो कि किसी भी ह्यूमन ऑब्जेक्ट का नाम दूसरे ह्यूमन ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में डिफरेंट देखने को मिलेगा। रेयर केसेस में सेम देखने को भी मिल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। और यही एक ऑब्जेक्ट की पहचान होती है कि उसे दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। आप ये भी कहोगे कि किसी भी ह्यूमन ऑब्जेक्ट की एज दूसरे ह्यूमन ऑब्जेक्ट की एज से डिफरेंट देखने को मिल सकती है, हाइट भी डिफरेंट देखने को मिल सकती है, वेट भी डिफरेंट देखने को मिल सकता है। मानते हो कि नहीं मानते हो बात? कहोगे हाँ। अब यहां से मैं एक चीज दिखाता हूं, मैं कहता हूं जरा चेक करते हैं H1 के पास क्या वैल्यूज हैं, यानी हमारे H1 ये जो हमारा पहला ह्यूमन का ऑब्जेक्ट है, क्या इसका नाम है, क्या इसका एज है, क्या हाइट है, क्या वेट है, जरा ये चेक करते हैं। तो ये पता करने के लिए मैं इन्हें प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं। system.out.println
और मैं लिखता हूं नेम ऑफ H1 इज इक्वल टू, या फिर नेम लिखते हैं, बाकी हम बताते हैं क्या करना है। सो नेम इज इक्वल टू प्लस H1 डॉट नेम। अब आप कहोगे ये क्या किया, मैं कहूंगा थोड़ा सा याद करो कि ऑब्जेक्ट के अगर एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट के नाम के थ्रू करना होता है, या यूं कहा जाए कि इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। आपने ये बात पढ़ रखी है कि इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल ये दो तरह के वेरिएबल होते हैं क्लासेस के अंदर, है ना। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं दोज आर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, और उन्हें एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा। सो मैंने कहा कि H1 डॉट नेम, H1 वाले ऑब्जेक्ट का नाम बताओ। बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से मैं इस वाली स्टेटमेंट को 3 बार और कॉपी कर लेता हूं, सो दैट हम यहां पर बाकी एट्रीब्यूट्स को भी प्रिंट करा सकें। एज, उसके बाद हाइट, उसके बाद हमारा वेट। ठीक है, तो ये 4 एट्रीब्यूट्स हम H1 के बारे में प्रिंट कर रहे हैं, तो हम ऊपर एक हेडिंग भी प्रिंट करा देते हैं, system.out.println प्रिंटिंग या डिटेल्स ऑफ H1। हमारे H1 की जो डिटेल्स हैं हम वो प्रिंट करा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ, समझ में आ गई बात? परफेक्ट। अब जरा देखते हैं, अब इसी चीज को हम उठा करके H2 के लिए भी कर लेते हैं ताकि हम H2 की भी डिटेल्स को देख सकें। सो डिटेल्स ऑफ H2 और H2 डॉट नेम, H2 डॉट H2 हो जाएगा जहां जहां H1 था, और यहाँ पर H1 डॉट एज हो जाएगा, यहाँ पर H1 डॉट हाइट हो जाएगा, यहाँ पर H1 डॉट वेट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी H2 डॉट एज हो जाएगा, H2 डॉट हाइट हो जाएगा और H2 डॉट वेट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? परफेक्ट है भाई। अब मैं यहाँ पर कमेंट्स डाल देता हूँ। हमारा फर्स्ट ह्यूमन ऑब्जेक्ट रहा ये, परफेक्ट है भाई, है ना। इसी तरह से हमारा ये सेकंड ह्यूमन ऑब्जेक्ट हमने बनाया। क्या किया? सेकंड ह्यूमन ऑब्जेक्ट हमने बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना है इन चीजों को, जरा सा ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अभी तक मैंने क्या किया, एक ह्यूमन क्लास बनाई, उसमें 4 एट्रीब्यूट्स दिए, नेम, एज, हाइट एंड वेट। फिर उसी क्लास के अंदर मैंने मेन मेथड बनाया, और मेन मेथड के अंदर मैंने इसी सेम ह्यूमन क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, 2 नमूने बनाए, H1 एंड H2। ठीक, अब नॉर्मली हमने ये पढ़ रखा है कि ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज आमतौर पर डिफरेंट देखने को ही मिलती हैं। हाँ, 1-2 एट्रीब्यूट्स की वैल्यू अगर मैच कर भी जाती है, यानी अगर 2 ऐसे इंसान हैं जिनके नाम सेम हों, फिर भी उनका हाइट, वेट और एज तो डिफरेंट देखने को मिलेगा भाई। एज भी चलो एक बार के लिए मान लेते हैं, नाम और एज दोनों सेम हो, पर हाइट और वेट मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल सा काम है। सो चारों का एक साथ सेम होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? तो हमने बस इस चीज को यहाँ पर प्रिंट करा करके देखा है कि आखिर देखें तो कि हमने ये जो H1 ऑब्जेक्ट बनाया, इस H1 का नाम, एज, वेट और हाइट क्या है, और हमारे इस दूसरे ह्यूमन ऑब्जेक्ट H2 का नाम, एज, हाइट और वेट क्या है, जरा ये पता तो किया जाए। तो कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करके मेन मेथड को कॉल लगाते हैं, और जैसे ही हमने ओके दबाया यहाँ पर, तो आप देखते हो सबसे पहले प्रिंट होता है डिटेल्स ऑफ H1, नेम इज इक्वल टू नल, नेम क्या है? नल, एज क्या है? 0, हाइट क्या है? 0.0 एंड वेट क्या है? 0.0। और अगर हम H2 यानी दूसरे ह्यूमन ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को देखें तो वहां पे नेम है नल, एज है 0, हाइट 0.0 एंड वेट 0.0। अब जब हमने इन दोनों की डिटेल्स को मैच कराया तो दोनों की डिटेल्स एकदम मैच कर जाती हैं एक दूसरे से, कि भाई दोनों का नाम नल है, दोनों की एज 0 है, दोनों का हाइट 0.0 है एंड दोनों का वेट 0.0 है। तो ये तो गलत चीज हो गई भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आमतौर पे 2 ह्यूमन अगर ऑब्जेक्ट्स बने तो उनकी अपनी कुछ अलग पहचान भी तो होनी चाहिए थी, अपना एक अलग नाम, एज, हाइट, वेट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? तो आप बोलोगे हाँ होना चाहिए था। तो अब मैं आपको दूसरा टास्क देता हूं। अब आप फौरन मुझसे बोलोगे कि चलो हम मानते हैं इस बात को कि आप दोनों के सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेम है, लेकिन उसकी वजह है। उसकी वजह क्या है? आप मुझसे बोलोगे कि हमने ह्यूमन के ऑब्जेक्ट्स तो क्रिएट किए लेकिन उनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को सेट ही नहीं किया। समझ में आया? यही तो बोलोगे ना आप मुझसे कि एक बात बताइए, आपने H1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, आपने H2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन क्या आपने कहीं पर H1 के नेम को सेट किया?
क्या आपने H1 के एज को सेट किया, क्या आपने H1 के हाइट को सेट किया, या फिर आपने H1 के वेट को सेट किया, क्या आपने उनको वैल्यूज दी? तो मैं कहूंगा बात तो सही है तुम्हारी, मैंने वैल्यूज नहीं दी। ठीक है, तो फिर अब आप कहोगे कि तो दीजिए वैल्यूज। मैं कहूंगा ओके, अब हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं H1 डॉट नेम इज इक्वल टू पहला, लेट से हम इसको नाम देते हैं बिली। ठीक है, देन हम कहते हैं H1 डॉट एज। ठीक है, अब इसकी जो एज है वो मैं अज्यूम कर रहा हूं 20 ईयर्स होगी लेट से। फिर मैं कहता हूं H1 डॉट हाइट, इसकी हाइट मैं अज्यूम कर लेता हूं 150 सेंटीमीटर होगी समवेयर अराउंड। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा H1 डॉट वेट, H1 वाले बंदे का जो वेट है वो मैं मान के चलता हूं कि 65 kg के आसपास होगा। तो मैंने अब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, बल्कि उस ह्यूमन ऑब्जेक्ट H1 के नाम को बिल्ली सेट किया, एज को 20 सेट किया, हाइट को 150 सेट किया एंड वेट को 65 सेट किया। इस बात से अग्री करके आप लोग कहोगे हाँ। इसी तरह से मैंने जो दूसरा ह्यूमन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसकी भी वैल्यूज को मैं यहां पर सेट करूंगा। सो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, H1 को मैं H2 कर देता हूं। ठीक है, और नाम चेंज कर देता हूं। सो बिल्ली नहीं, हमारे दूसरे ह्यूमन ऑब्जेक्ट का नाम लेट से हम रख लेते हैं, फिलहाल के लिए जॉन रख लेते हैं। ओके, उसके बाद इसकी एज हम रख लेते हैं 35, हाइट रख लेते हैं 175 एंड वेट रख लेते हैं 80 kg। ओके, तो अब हमारे पास हमारे दो ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हैं, H1 एंड H2। परफेक्ट। एंड साथ ही साथ जब हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे तो हमने उनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज सेट करी। H1 का नाम बिली, एज 20, हाइट 150 एंड वेट 65 है। इसी तरह से दूसरे ह्यूमन ऑब्जेक्ट का नाम जॉन, एज 35, हाइट 175 एंड वेट 80 है। अब अगर मैं इस कोड को कंपाइल करूं, क्लोज करूं, राइट क्लिक करूं, मेन मेथड को कॉल लगाऊं और ओके दबाऊं, तो अब जो H1 की डिटेल्स प्रिंट होती हैं वो क्या है कि भाई H1 बंदे का नाम बिली है, एज 20, हाइट 150 एंड वेट 65 है। और H2 की डिटेल्स जो प्रिंट होती है वो होती है कि नाम जॉन है, एज 35 है, हाइट 175 है एंड वेट 80 है। अब जब हमने ध्यान से देखा तो नाम, एज, वेट और हाइट ये सारी चीजें यहां पर डिफरेंट देखने को मिली। और अब कुछ लग रहा है कि हाँ ये दोनों कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स हैं कि जिनको हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो। चाहे फिर हम इसी बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कि भैया पहले बंदे का नाम, पहले ह्यूमन का नाम बिली है, दूसरे ह्यूमन का नाम जॉन है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये था हमारा फंडा कि जहां पर हमने ये समझा क्या कि जब भी ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं तो जरूरी है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट ना बनाए जाएं, बल्कि क्या हो, बल्कि इनके एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज भी असाइन करी जाएं। क्योंकि जब तक हम ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को कुछ रियल वर्ल्ड वैल्यूज नहीं असाइन करेंगे तो फिर मतलब क्या बनता है भाई? मतलब क्या बनता है क्लास बनाने का? अगर सबको 0.00 डिफॉल्ट यही नल यही सब कर देना है तो फिर क्या मतलब बनता है? ओके, अब हम बढ़ते हैं और आगे। अभी आराम से एकदम सुनते रहना, लास्ट तक पहुंचते हुए एकदम क्लियर हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पड़ी थी। अब मैं कहता हूं ओके, समझ में आ गई बात। तो आपने ये देखा कि जब मैंने एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट बनाया तो मुझे एक तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन की लाइन लिखनी पड़ी, प्लस इसके जितने एट्रीब्यूट्स थे, टोटल 4 एट्रीब्यूट्स थे, तो चारों को इनिशियलाइज करना पड़ा, उनको कुछ वैल्यूज देनी पड़ी। समझ गए? उसी तरह से जब मैंने दूसरा ह्यूमन ऑब्जेक्ट बनाया तो मुझे दूसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लाइन लिखना पड़ा एक, और फिर से उन्हीं चारों एट्रीब्यूट को फिर से वैल्यूज देनी पड़ी। समझ में आई बात? अगर मैं ये कहूं कि जरा तीसरा ह्यूमन ऑब्जेक्ट भी बनाओ तो आप बनाओगे कि भैया एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन की लाइन ह्यूमन H3 इज इक्वल टू न्यू ह्यूमन, एंड फिर आप उस H3 के नेम को सेट करोगे, H3 के एज को सेट करोगे, वेट को सेट करोगे, हाइट को सेट करोगे। फिर मैंने कहा एक और ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो आप कहोगे ठीक है बनाता हूं, फटाफट से लिख दोगे ह्यूमन H4 इज इक्वल टू न्यू ह्यूमन, और उसके बाद फिर उस H4 के नाम, एज, वेट और हाइट को सेट करने के लिए 4 लाइंस ऑफ कोड और लिखोगे। फिर मैं कहूंगा 5वां ऑब्जेक्ट बनाओ, तो कहीं ना कहीं आप 10 ऑब्जेक्ट 20 ऑब्जेक्ट तक तो मजा लोगे कि ठीक है हम कर ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे ही कहता जाऊं कि एक और ऑब्जेक्ट बनाओ, एक और ऑब्जेक्ट बनाओ, एक और ऑब्जेक्ट बनाओ, तो अब आपके दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन
आना शुरू हो जाएगी। क्या फ्रस्ट्रेशन कि बार बार मैं ये ह्यूमन ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। चलो मानता हूं ह्यूमन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इतना तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन यार ये बार बार ह्यूमन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर मुझे बार बार ये h2.name जॉन, h2.age, h2.height यानी ये बार बार इन जो चारों एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज या असाइन करना पड़ रहा है वैल्यूज, ये बड़ा डिस्टर्बिंग और फ्रस्ट्रेटिंग है। मानते हो कि नहीं मानते हो? एक वक्त के बाद आपको ये चीज फ्रस्ट्रेट करने लग जाएगी। तो अब आप थे प्रोग्रामर, आप कहोगे ओके रुको, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं इस चीज का कि हमें ये बार बार ये 4 लाइन ऑफ कोड ना लिखना पड़े, बल्कि ये काम एक बार हम लिखते हैं और किसी एक लाइन से हमारे ये काम आसानी से हो जाए। तो अब आप थे प्रोग्रामर, आपने कहा ओके रुको जरा सोचते हैं क्या क्या पढ़ रखा है मैंने अभी तक। मैंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 2 में। ओके, वहां का तो सारी चीजें हम यूज ही कर रहे हैं। फिर आप आओगे चलो वहां से क्या कोई सॉल्यूशन बन सकता है, तो नहीं दिमाग में आ रहा। फिर कहोगे अच्छा मैंने और क्या पढ़ रखा है, फिर आप कहोगे कि मैंने पढ़ रखा है यूजर डिफाइंड मेथड्स के बारे में, जहां पर हम मेथड्स बना सकते हैं। मेथड्स यानी एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिससे मैं कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करा सकता हूं, फिर चाहे वो जो कुछ भी हो। बात समझ में आई? तो अब आपके दिमाग में क्लिक किया ओके ऐसा करते हैं, हर ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद जो मुझे ये 4 लाइन लिखनी पड़ रही है, यानी ये जो चारों के चारों एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज असाइन करनी पड़ रही हैं, क्यों ना मैं ये 4 लाइन का काम एक लाइन में कर दूं, यानी सिर्फ मुझे एक मेथड को कॉल करना हो और वो ये चारों काम मुझे करके दे दे। अब आपका दिमाग एकदम सही तरीके से क्लिक किया। तो अब अगर मैं ऊपर जाता हूं तो मैंने इसमें एक बिहेवियर देना की सोची और मैंने एक मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड, लेट से मैं इसका नाम रखता हूं इनिशियलाइज। ठीक है, इनिशियलाइज एट्रीब्यूट्स, या फिर मैं लिखता हूं इनिशियलाइज ह्यूमन। हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करो। तो इनिशियलाइज करने के लिए हमें इन चारों चीजों की वैल्यूज चाहिए होगी कि भैया उस बंदे का नाम बता दो, एज बता दो, हाइट बता दो, वेट बता दो, हम कर देंगे, है ना। तो हमने कहा ओके, तो अब मुझे 4 इनपुट्स चाहिए। जब भी इस मेथड को कॉल लगाई जाए इनिशियलाइज ह्यूमन को, तो मुझे 4 इनपुट्स चाहिए, क्योंकि ह्यूमन को इनिशियलाइज करने के लिए चारों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू चाहिए मुझे। तो उसके लिए मैंने 4 पैरामीटर्स बनाए। सबसे पहला स्ट्रिंग n फॉर नेम, इंटीजर a for age and float h for height and float w for weight। बात समझ में आ गई? परफेक्ट है भाई। अब अंदर आकर के आप क्या करोगे, आप जो नॉर्मली करते थे यानी कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, यानी इनके इन चारों एट्रीब्यूट्स में इन वैल्यूज को उठा करके डाल देना। तो आप लिख दोगे नेम इज इक्वल टू n, यानी बाहर से जो n आया है हमारे पास, जो नाम आया है एज एन इनपुट, उसे ऑब्जेक्ट के नाम वाले एट्रीब्यूट में डाल दो। बाहर से जो a आया है उसे एज में डाल दो। बाहर से जो h आया है उसे हाइट में डाल दो। बाहर से जो वेट आया है उसे जो w आया है उसे वेट में डाल दो। और जब हमने ये 4 चीज लिखी कि नेम में n डाल दो, एज में a डाल दो, हाइट में h डाल दो, वेट में w डाल दो, ऐसा करते ही जिस ऑब्जेक्ट ने इस इनिशियलाइज ह्यूमन को कॉल करी होगी उस ऑब्जेक्ट के नाम, एज, हाइट और वेट इनिशियलाइज हो चुके होंगे उन वैल्यूज के साथ जो इसने 4 पैरामीटर्स में प्रोवाइड करी होगी। अब दिखाता हूं क्या होगा। अब जब हमने मेथड बना लिया है, सो हम इन 4 लाइंस ऑफ कोड को यहां से हटा सकते हैं और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ऑल आई हैव टू डू is to call the initialize human method with reference to h1 object। so मुझे h1 object के थ्रू initialize human को कॉल लगानी होगी। अब मैंने ऑब्जेक्ट का यूज यहां पर क्यों किया h1 का, क्योंकि initialize human यहां पर एक नॉन स्टैटिक यानी इंस्टेंस मेथड है, एंड यूजुअली हम इंस्टेंस मेथड ही बनाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स के साथ कुछ काम करने के लिए, है ना, ये बात है। सो h1 डॉट इनिशियलाइज ह्यूमन, हमारे ऑब्जेक्ट h1 के को इनिशियलाइज कर दिया जाए और उसके बाद अब हम इसे वैल्यूज देंगे।
नाम होगा बिली, ठीक है। उसके बाद हमें एज देनी है तो 20, हाइट है तो 150, वेट है तो 65, जैसा कि हमने दे रखा था। सो जो काम हम 4 लाइंस के कोड में कर रहे थे वो अब हो गया सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में। यानी जो एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने वाली चीज थी, जो हमें 4 लाइन में एक एक को पकड़ पकड़ करके वैल्यू असाइन करनी पड़ रही थी, अब हम वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने वो काम सिर्फ एक मेथड के अंदर रैप कर दिया और अब हम बस उस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं और रीयूजेबिलिटी यहां पे हो जा रही है। और अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और उसे इनिशियलाइज करना, ये सिर्फ 2 लाइंस ऑफ कोड में हो रहा है। अब हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे इस ह्यूमन ऑब्जेक्ट में 4 एट्रीब्यूट्स थे, इन 4 एट्रीब्यूट से बढ़कर के अगर वो 20 एट्रीब्यूट भी हो जाए तो मुझे बस एक बार इस इनिशियलाइज ह्यूमन में वो 20 एट्रीब्यूट लिखने होंगे और बार बार के लिए मैं इस इनिशियलाइज ह्यूमन मेथड को कॉल कर लूंगा। इसी तरह से सेकेंड वाले ह्यूमन ऑब्जेक्ट को भी अगर मैं हटा दूं यहां से तो मुझे क्या करना होगा, h2.initialize ह्यूमन को कॉल लगानी होगी h2 की मदद से, क्योंकि वो इंस्टेंस मेथड है। फिर मुझे नाम देना है तो मैंने दे दिया जॉन, फिर मुझे इसकी एज देनी थी तो मैंने दे दिया 35, हाइट देनी थी तो 175 दे दिया एंड वेट देना था तो मैंने 80 दे दिया, सेमीकोलन। और इस तरीके से हम सिर्फ एक लाइन के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर पा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली होता था, एंड दूसरे लाइन के अंदर हम एक मेथड के थ्रू अपने वेरिएबल्स यानी अपने इस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर पा रहे हैं उन वैल्यूज से जो हम यहां से पास कर रहे हैं। सो बेसिकली होगा क्या, बिली जाएगा n में, 20 जाएगा a में, 150 जाएगा h में एंड 65 जाएगा w में। और फिर वो n की वैल्यू यहाँ नेम में, a की वैल्यू एज में, h की वैल्यू हाइट में एंड w की वैल्यू वेट में चली जाएगी। एंड इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का मतलब ये हुआ कि हम अपने ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल्स को वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कुछ वैल्यूज डाल रहे हैं। अब वो वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। अब हमने अपने 4-5 लाइन के कोड को कंसाइज करके 2 लाइन में ले आए। पहला तरीका क्या था, नॉर्मली जैसा हमने पढ़ा था, वेरिएबल्स की मदद से इनिशियलाइज किया। दूसरे स्टेप पे आकर के हमने मेथड्स का यूज किया। लेकिन अब कुछ प्रोग्रामर्स ऐसे भी हैं कि जिनको अभी भी मजा नहीं आ रही है, वो चाहते हैं कि ये काम और ऑप्टिमाइज हो जाए। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से समझ में आएगी कंस्ट्रक्टर्स की नीड क्या थी, कंस्ट्रक्टर्स की नीड क्या थी, ठीक है। अब कुछ प्रोग्रामर्स ऐसे थे जिनको अभी भी मजा नहीं आया, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि एक बात बताओ, ह्यूमन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कौन उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है, कि पहले नमूना बना लेते हैं बाद में उसको वैल्यूज दे देंगे। ये क्या मतलब हुआ, जब नमूना बन रहा है, जब वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसी वक्त क्यों ना उसको वैल्यूज दे दी जाएं? ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई, मान लो जो कोई भी बेबी इस दुनिया में आता है, इस अर्थ के ऊपर बॉर्न होता है, उसकी बर्थ होती है, तो उस प्रोसीजर में क्या पहले से डिसाइडेड नहीं होता कि वो बेबी जो है वो किस फैमिली में जाने वाला है, किस रिलीजन से बिलोंग करने वाला है? सारी चीजें पहले से तय होती हैं काइंड ऑफ। तो हम ये कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ही तय हो जाता है कि उसकी क्या एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं, काइंड ऑफ। हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो प्रोग्रामर्स भी वही सोच रहे थे कि भैया जब ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्यों ना तभी कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये वैल्यूज उस ऑब्जेक्ट में चली जाए। हम ये अलग से मेथड को कॉल क्यों लगा रहे हैं, एक और लाइन ऑफ कोड को क्यों बढ़ाना, इस काम को और आसान बनाओ। यहां पर जावा वाले लेकर के आए एक स्पेशल मेथड। यहां पे जावा वाले क्या करके आए, एक स्पेशल मेथड लेकर के आए। उन्होंने कहा ओके, ऐसा करते हैं कि तुम जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाने में तुम सबसे पहले लिखते हो क्लास का नाम, देन ऑब्जेक्ट का नाम, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर न्यू ऑपरेटर, और फिर से लिखते हो क्लास का नाम। एंड क्लास का नाम लिखने के बाद तुम लगाते हो 2 यानी पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करते हो। अब जिसने भी मेथड पढ़ रखा है, वो फौरन देख के कहेगा कि ये ह्यूमन और ये पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, ये एक मेथड कॉल टाइप की स्टेटमेंट लगती है। यानी ऐसा लगता है कि किसी ह्यूमन मेथड को कॉल लगाई जा रही हो, क्योंकि मैंने बता रखा है किसी भी मेथड को कॉल लगाने के लिए आप मेथड का नाम लिखते हो, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज होती है, एंड अगर कोई पैरामीटर्स अंदर पास होने तो आप उनकी वैल्यूज पास करते हो। याद है ये चीज? तो जिसने भी देखा उसने ये देख के कहा कि ये ह्यूमन
और ये जो पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज है ये कुछ ऐसा लगता है कि किसी मेथड को कॉल हो रही है, एंड जिसका दिमाग यहां तक पहुंच गया वो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है। ऑफ कोर्स ह्यूमन के बाद पैरेंथेसिस का लगा होना यहां पे प्रूफ है कि ये एक काइंड ऑफ मेथड है जिसको कॉल लगाई जा रही है, लेकिन ये मेथड इस इनिशियलाइज ह्यूमन मेथड से डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, तो जो भी जावा का डेवलपर था उसने ये सोचा कि ऐसा करते हैं, ये काम जो हम अलग से मेथड बना करके कर रहे हैं क्यों ना इसी के थ्रू करवा दिया जाए, और वहां से वो लेकर के आया कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर का। कहां से आया कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर का? यहां से। तो अगर आप स्टार्टिंग से अभी तक देख करके आ रहे हो तो अब आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा कि समझ में आया होगा कि हाँ आखिरकार कंस्ट्रक्टर क्यों जरूरी थे। ठीक है, तो उस जावा डेवलपर ने क्या किया, कहा कि हम एक फीचर ऐड कर रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। एंड कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड होगा, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड होगा जो हमारे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने का काम करेगा। सुना मेरी बात को? कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारा एक ऐसा स्पेशल मेथड होगा जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने का काम करेगा। एंड उसका एक फायदा ये भी होगा कि हमें ये अलग से ऑब्जेक्ट के थ्रू इस अलग से बनाए हुए मेथड को कॉल नहीं लगानी पड़ेगी। अब दिखाता हूं मैं वो तीसरा तरीका कि जहां पर आप कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हो। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए नॉर्मली करना कुछ नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर के साथ एक छोटा सा रूल है। पहली चीज तो आप ये याद रखो कि कंस्ट्रक्टर है कुछ नहीं, कंस्ट्रक्टर बस एक स्पेशल मेथड है, एक खास तरह का मेथड जिसका एक खास काम है, और एक ही काम है, बस उस काम के लिए उसे बनाया गया। क्या काम? टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने का काम है कंस्ट्रक्टर का। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने से क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने से मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं, उन्हें वैल्यूज दे रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो अब यहां पर कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है। आप कंस्ट्रक्टर जब बनाते हो तो आप उसमें रिटर्न टाइप को नहीं रखते हो, यानी नॉर्मली जो मेथड्स होते हैं उसमें हमें रिटर्न टाइप लिखना ही होता है। अगर कोई रिटर्न टाइप है तो वो डेटा टाइप चलाएगा, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, या कोई क्लास का नाम हो गया अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हो। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे हो तो वॉइड लिखना होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड है कि जिसमें वॉइड भी नहीं लिखना होता, बल्कि इसको भी आप हटा सकते हो। अभी देखो क्या आएगी, एरर आएगी। एरर क्या आ रही है? इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड। नॉर्मली मेथड्स में रिटर्न टाइप चाहिए होता है, नहीं है तो वॉइड लिखो, लेकिन कंस्ट्रक्टर्स में नहीं करना होता। तो ये पहचान नहीं पा रहा है कि ये इनिशियलाइज ह्यूमन एक कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है वो एग्जैक्टली हमारे क्लास के नाम जैसा होता है। तो जब तक हम अपने कंस्ट्रक्टर का नाम एग्जैक्टली अपने क्लास के नाम जैसा नहीं लिखते, यानी अगर मेरे क्लास का नाम ह्यूमन है विद अ कैपिटल एच, तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी ह्यूमन होगा विद अ कैपिटल एच। और अब जाकर के हमारा ये जो कंपाइलर है जावा का वो समझ पा रहा है कि ये एक मेथड नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टर है, बल्कि कंस्ट्रक्टर है। फिलहाल ये जो कंस्ट्रक्टर है ये एक तरह का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। अब देखो इन सब चीजों के बारे में मैं अलग से डिस्कस करूंगा वीडियोस में, बट आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्टर की नीड क्या थी, वाई कंस्ट्रक्टर्स क्यों लाए गए। आई होप अब आपको समझ में आया कि पैरामीटराइज यानी कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्या थी। अब मैं समझाता हूं। जब हम कंस्ट्रक्टर को बना लेते हैं तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अब हम यहां से ये अपने इस मेथड कॉल को हटा सकते हैं, यहां से अपनी इस मेथड कॉल को हटा सकते हैं। अब देखना होगा क्या, कुछ नहीं होगा, बल्कि अब नॉर्मली समझना क्या हो रहा है। क्या अब मैं अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन की लाइन को देखूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये ह्यूमन नाम का कोई मेथड है एक अजीब सा। अब देखो तो हमारे पास ह्यूमन नाम का एक मेथड ऑलरेडी है, हमने बना लिया। एक्चुअल में वो मेथड नहीं है, वो कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की ये स्पेशलिटी होती है कि उसका नाम एग्जैक्टली क्लास के नाम के साथ मैच करेगा एंड
उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा जाएगा, यहां तक कि वॉइड भी नहीं लिखा जाएगा। ये है जावा कंपाइलर के लिए कंस्ट्रक्टर की पहचान कि उसका नाम क्लास के नाम जैसा होता है एंड उसमें रिटर्न टाइप वॉइड भी नहीं लिखा जाता। दैट इज इट। समझ में आई बात? लेकिन अब समझना, यहां पर अगर आप इस कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन को देखो तो सिर्फ और सिर्फ इसका नाम ह्यूमन नहीं बल्कि इसे 4 पैरामीटर्स भी चाहिए। सो आप कंस्ट्रक्टर को मेथड के नजरिए से देखो तो नॉर्मली इसे इनपुट में 4 वैल्यूज चाहिए, पहली स्ट्रिंग टाइप की, दूसरी इंटीजर टाइप की, देन फ्लोट एंड देन फ्लोट टाइप की। सो अब जब हम यहां पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे थे उसी लाइन में हमने जब पढ़ना देखा, यानी जब हम इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग से जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये क्लास का नाम हो गया ह्यूमन, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया h1, देन ये न्यू ऑपरेटर की मदद से हमारे ऑब्जेक्ट को मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाएगी। उसके बाद अब ये ह्यूमन क्लास नहीं बल्कि ह्यूमन कंस्ट्रक्टर है, जिसका काम है कि जब ह्यूमन क्लास का ये h1 ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को सेट करे, इनिशियलाइज करे। सो अब हम इसके अंदर वो वैल्यूज देना शुरू करते हैं। तो मैं यहां पर इसको सबसे पहले बच्चे का नाम बिली देता हूं जैसा कि था, कॉमा उसकी एज 20, हाइट उसकी 150 एंड वेट उसका 65। अब जो काम मैंने अलग से एक मेथड को कॉल लगा करके करी थी इनिशियलाइज ह्यूमन को, वो काम उससे भी ज्यादा आसान हो गया। आई होप आपको समझ में आई ये बात, क्लियर है? अब ये काम अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही लाइन ऑफ कोड के अंदर आपका ऑब्जेक्ट भी बन जा रहा है और उस ऑब्जेक्ट को आप जो वैल्यूज देना चाह रहे हो वो भी दे पा रहे हो। इसी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट ह्यूमन ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं h2 पे। सो इसका नाम हम दे देते हैं जॉन, JOHN जॉन। उसके बाद हम इसकी एज को 35 लिखते हैं, हाइट को 175 लिखते हैं एंड एज को वेट को 80 लिखते हैं। और इस तरीके से हम अपने h2 को भी इनिशियलाइज कर पाए उसी टाइम पर जब हमने इसे क्रिएट किया। सो एक ही लाइन ऑफ कोड के अंदर ऑब्जेक्ट h2 क्रिएट भी हुआ मेमोरी में और साथ ही साथ उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को हमने ये सेट भी किया। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? सो दैट इज ऑल अबाउट द नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, या फिर यूं कहा जाए कि जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी थी। अब चीजों को मैं समराइज करता हूं ताकि आप दिमाग में चीजों को रखो। इन द स्टार्टिंग हमने एक ह्यूमन क्लास बनाई, उसमें 4 एट्रीब्यूट्स रखे। हमने उस ह्यूमन क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए। फिर हमने उस ह्यूमन क्लास के जब 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए तो हमने ये देखा कि दोनों ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स के पास यानी h1 और h2 दोनों की वैल्यूज, दोनों के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज सेम है, बट दैट इज नॉट लॉजिकल। तो चीजों को लॉजिकल बनाने के लिए आपने मुझसे ये कहा कि भैया आपने ऑब्जेक्ट्स तो क्रिएट करे लेकिन उसकी वैल्यूज को तो इनिशियलाइज नहीं किया। तो मैंने एक एक ऑब्जेक्ट के नेम, एज, हाइट और वेट को इनिशियलाइज किया विद सम वैल्यूज, लेकिन उसके लिए मुझे 4 एट्रीब्यूट्स के लिए 4 अलग से लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़े। बात समझ में आई? फिर मैंने उस चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, आसान बनाने के लिए मैंने मेथड्स का यूज किया कि मैंने उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए एक मेथड को डिजाइन किया और उस मेथड के थ्रू मैंने उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया। समझ में आई बात? वो वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो गए, लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी कि मुझे उस मेथड को ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अलग से कॉल लगानी पड़ रही थी ताकि वो अपना काम करके दे मुझे। तो उस चीज को और आसान बनाने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए जावा में लाए गए कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स वो स्पेशल मेथड होते हैं जिनका काम है ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना। इनका काम ही यही है। सो आप कंस्ट्रक्टर्स भी अपना जब बनाते हो तो आप भी उसी में वही काम करोगे और कोई आलतू फालतू काम नहीं करोगे, बल्कि आप भी वही काम करोगे कि कंस्ट्रक्टर जब बनाओ तो वो आपके क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो बने उनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को वो इनिशियलाइज करे। अब चाहे वो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करे लाइक 0, 0.0, नल, ये सारी वैल्यू से, या फिर कस्टम वैल्यू से जैसा कि अभी हमने किया। बात समझ में आई? अब कंस्ट्रक्टर्स बनाने का फायदा ये होता है कि हमें कंस्ट्रक्टर्स को अलग से एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना पड़ता, बल्कि जब हम यहां पर ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो न्यू ऑपरेटर के बाद जब हम लिखते हैं ह्यूमन और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करके उसके अंदर ये जो वैल्यूज हम दे रहे हैं, दैट इज एक्चुअली अ कॉल टू द कंस्ट्रक्टर। एंड कंस्ट्रक्टर को कॉल सिर्फ इतना लिख करके नहीं करी जा सकती कि कंस्ट्रक्टर का नाम लिख दो एंड उसके अंदर पैरामीटर्स पास करके पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज कर दो, नहीं, बल्कि उसके साथ साथ इस न्यू ऑपरेटर का होना जरूरी है। अगर आप न्यू ऑपरेटर को यहां से हटा दो, इट विल थ्रो एन एरर। अगर मैं कंपाइल करता हूं तो यहां देखो एरर आने लगी कि ऐसा कोई मेथड ह्यूमन पाया ही नहीं जाता। तो अब क्या हो रहा है कि कंपाइलर ये सोच रहा है कि ये ह्यूमन कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बल्कि ह्यूमन कोई मेथड है, लेकिन यहां पे ह्यूमन नाम का कोई मेथड नहीं बल्कि ह्यूमन नाम का एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है हमारी क्लास में।
तो कंपाइलर को ये समझ में आए कि ये ह्यूमन कोई मेथड नहीं, कोई कंस्ट्रक्टर है, उसके लिए मुझे इससे पहले न्यू ऑपरेटर को लगाना ही पड़ेगा। अब बात समझ में आई? तो ये कमाल था कंस्ट्रक्टर का कि जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज भी कर दे रहा है। एंड यही नीड थी कंस्ट्रक्टर्स की कि हमने ऑब्जेक्ट के वैल्यूज, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज करने का एक ऑप्टिमाइज्ड और ऑप्टिमम तरीका निकाला कि एक ऐसा मेथड जो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे ही अपने आप कॉल हो जाए और वो उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दे, सो दैट यूजर को ज्यादा अलग से और एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड नहीं लिखनी हो। आप खुद सोचो, अगर कोई ऐसा क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई ऐसे क्लासेस नहीं बनते कि जिनके 4-5 एट्रीब्यूट्स हैं और आप उनको लिखते रहोगे, बार बार ऑब्जेक्ट बनाओगे, बार बार इनिशियलाइज करोगे, बल्कि रियल लाइफ में जब आप कोड लिखते हो, क्लासेस बनाते हो, उनमें 20 से 25 तो आराम से एट्रीब्यूट्स होते हैं। और अब आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर बार जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ तो आप उसके वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए एक एक करके उनके नाम लिख लिख करके उनमें वैल्यूज डाल रहे हो। फॉर दैट आप उस काम को आसान करने के लिए कंस्ट्रक्टर्स का यूज करोगे। दिस इज ऑल अबाउट द नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर्स और व्हाई कंस्ट्रक्टर्स आर नीडेड इन जावा और वर नीडेड इन जावा। एंड इसी वजह से कंस्ट्रक्टर्स को इंट्रोड्यूस यहां पर किया गया। एंड आई होप इसके साथ आपके दिमाग की बहुत सारी कंफ्यूजन अबाउट कंस्ट्रक्टर्स क्लियर हो गई होंगी। दिस वॉज नॉट द ऑफिशियल लेक्चर ऑफ कंस्ट्रक्टर कि आप जहां पर सोचो कि आपने कंस्ट्रक्टर के बारे में सब कुछ सीख लिया, नहीं, बल्कि वो चीज हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उनका नीड क्या था। नीड तो आपने समझ ही लिया, ओके। फिर उसके बाद हम सोन आगे बढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाए कैसे जाते हैं और पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इन सब के बारे में बात करते हुए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, दिस कीवर्ड, बहुत सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर देखनी है। इस लेक्चर को अलग से बनाने का पर्पज़ यही था कि जिनके दिमाग में कंस्ट्रक्टर्स को लेकर के थोड़ा सा डर बन जाता है कि समझ में नहीं आएगा, बहुत टफ है, नहीं है आसान। दिक्कत ये आपने स्टेप वाइज चीज़ें देखी नहीं। आप पहले ये समझो ये चीज़ लाई क्यों गई जावा में। आपने आज के इस लेक्चर के मदद से यही समझा कि जावा में कंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत क्या थी। सो इसी के साथ एंड करते हैं अपने इस लेक्चर को और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।